नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो घटनाएं हुए हैं या कहें दो बातें हुई हैं जिनमें एक बड़ा अजीब सा साम्य दिख रहा है। अब मैं आपके सामने इन दोनों बातों को लेकर आ रहा हूं और आप पर छोड़ता हूं कि आप तय कीजिए कि ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है। ये इत्तेफाक है या किसी रणनीति का हिस्सा है। दो घटनाओं में दो बातें जो हुई उनका जिक्र करता हूं, पहले एक एक करके। पहलगाम की घटना 22 अप्रैल को हुई। 26 निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादियों ने मारा, धर्म पूछकर मारा, जो हिंदू निकले उन्हीं को मारा। ये घटना सबने देखी है। इसके तमाम विजुअल्स आ चुके हैं। बहुत सारा विस्तार से जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके परिवार के लोग मारे गए, वो घटना का पूरा वर्णन जो है बता चुके हैं देश को, दुनिया को। तो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। आपने बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं देखी होंगी। इस देश ने आतंकवादियों का कहर लंबे समय से देखा है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में लगभग 30-35 साल से ये सिलसिला चल रहा है। मुझे आप कोई एक घटना बताइए जिसमें आतंकवादियों ने जिन लोगों की हत्या की उनके परिजनों को कुछ छोड़ दिया और उनसे ये कहा हो कि जाकर ये मोदी को बता देना, यानी देश के प्रधानमंत्री को बता देना। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसके कार्यकाल में आतंकवादी घटना हुई तो इस तरह की कोई बात हुई क्या? आतंकवादी कभी इस तरह की बात करते हैं क्या? बाकी किसी देश की बात छोड़ दीजिए, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। लेकिन अपने देश की बात तो पता है कि आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, देश का मनोबल तोड़ने के लिए, देश के लोगों की एकता तोड़ने के लिए, देश के विकास को रोकने के लिए, ये तमाम तरह के उद्देश्य होते हैं। देश के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए इनके लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए। और इसमें हमारा पड़ोसी देश जो कि शामिल है वही करवाता है, तो उसका सतत उद्देश्य है, उसको बल्कि कहना चाहिए कि उसके जन्म का लक्ष्य ही, उद्देश्य ही यही है कि भारत को हर समय परेशान रखो, भारत को हर समय संकट में रखो, अस्थिरता बनाए रखो, अशांति बनाए रखो भारत में, वरना उसके होने का, उसके अस्तित्व का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। लेकिन पहलगाम में ये पहली बार हुआ। 1990 में जब इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ, उनकी हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर जलाए गए, घरों पर कब्जा किया गया, उनसे जो बातें कही गई मस्जिद से लाउड स्पीकर पर ऐलान करके, उसमें भी नहीं कहा गया कि जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री को बता देना ये बात। सवाल ये है कि इस बार क्यों कहा गया? उद्देश्य क्या था? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बड़ी गंभीर बात है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया आतंकवादियों ने। इसके पीछे कम से कम मुझे तो एक सोची समझी रणनीति नज़र आती है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी। आतंकवादी, उन्होंने धर्म पूछकर उनको मारना था, उनको हिंदुओं को मारना था, मार दिया। लेकिन ये संदेश देना, जिन लोगों को छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना, ये एक नई परिघटना है। ये एक नया फिनोमेना है जो पहली बार पूरे आतंकवाद का जो 30-35 साल का सिलसिला है उसमें पहली बार देखने को मिला। तो आतंकवादियों का उद्देश्य क्या हो सकता है? जाहिर है कि वो ये संदेश देना चाहते थे कि मोदी तुम्हें बचा नहीं पाए, कि तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हम आए और हमने मार दिया। तो मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से किया, उससे जो भारत की छवि बनी थी, उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनी थी, एक स्ट्रांग लीडर की, उसको नुकसान पहुंचाना। तो आतंकवादी अगर ऐसा चाहते हैं तो बात समझ में आती है। और क्यों चाहते हैं? या जो भी चाहता है क्यों चाहता है? क्योंकि जो भी मोदी विरोधी हैं उनको लगता है
कि मोदी की जो छवि है वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। मोदी की छवि जो है पाकिस्तान के लिए ऐसी हो गई है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो उसके भेजे आतंकवादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उनको ये कहकर सिखाकर भेजा गया होगा कि ये बोलना है, ये संदेश देना है। ये भारतीय सुरक्षा बलों का, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, बल्कि पूरे देश का मनोबल तोड़ने के लिए ये बात कही गई। आतंकवादी हमारे देश के दुश्मन हैं। हाँ, दुश्मन देश पाकिस्तान ने उनको ट्रेन करके भेजा। उन्होंने ये बात कही, उनके लिए मोदी समस्या हो सकते हैं। उनको लगता है कि भारत जो है मोदी के आने के बाद से ताकतवर हो गया है, पहले जैसा कमज़ोर नहीं रह गया। पहले जैसे हर शहर दर शहर जो है आतंकवादी घटनाएं होती थीं, जिस तरह से बम विस्फोट होते थे, 11 साल से वो सिलसिला रुक गया है। ये पाकिस्तान को और उसका जो पूरा आतंकी नेटवर्क है उसको बर्दाश्त नहीं है। वहाँ जो आतंकवादी बैठे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लॉन्च पैड बनाए गए हैं, उन सबको लग रहा है कि अगर हम कोई घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे होने का क्या मतलब। बड़ी कोशिशें कर ली, कई लोग जो है इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बात उठा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर की बात तो आप उठा सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ने कितनी घटनाएं रोक दी ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। पता तभी चलता है जब इंटेलिजेंस उस घटना को रोक नहीं पाता है। और अगर इस तरह से तुलना करें तो आप देखिए कि जो कुछ हुआ इजराइल में 23 सितंबर 2023 को, इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया में इजराइल का कोई सानी नहीं है। उनके घर में घुसकर आए, मारा लोगों को और बंधक बनाकर ले गए। छोटी सी सीमा है, बॉर्डर है, इजराइल रोक नहीं पाया। 9/11 जो हुआ अमेरिका में, ट्विन टावर जो गिराए गए, पेंटागन पे हमला हुआ, अमेरिका रोक नहीं पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी ताकत क्या है, आपका मनोबल कैसा है, आपके देश का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व कैसा है, आपकी सैन्य क्षमता कैसी है, आपकी ताकत कितनी है, इसका पता इस बात से लगता है कि आप घटना के बाद किस तरह से एक्ट करते हैं। अमेरिका ने 10 साल लगाए एक एक आतंकवादी को खोजकर दुनिया भर में मारा। 1 महीने से ज़्यादा का समय लिया इजराइल ने हमास पर हमला करने का, और हमास का क्या आज हाल किया है ये आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हमास को एक तरह से बर्बाद कर दिया है। उनके जो नेता थे, पहले नंबर पर जो था, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, उनको खोजकर टारगेट करके सीधे मारा, उनके नेतृत्व को ख़त्म कर दिया। अब भारत क्या करेगा, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी ही आपको दिखाई देने वाला है। तो पाकिस्तान मोदी की छवि से डरा हुआ है, मोदी की ताकत से डरा हुआ है, भारत की ताकत से डरा हुआ है, भारत की क्षमता से डरा हुआ है। ये बात तो समझ में आ सकती है, वो दुश्मन है, हमसे 4-4 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, हर बार हार चुका है, और पिछले 11 साल से तो उसके लिए और मुश्किल हो गया है। उसकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहलगाम की घटना के बाद जो कदम उठाए हैं भारत सरकार ने, उसके कारण पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से एकदम क्रिपल हो जाएगा, उसकी हालत बहुत दयनीय होने वाली है। लेकिन असली इंतज़ार जो है भारत के लोगों का, जो आक्रोश है लोगों के मन में, वो है सैन्य कार्रवाई का, काइनेटिक एक्शन। इम्पैक्ट उसी का होगा। इम्पैक्ट तभी होगा जब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमारी सेना एक्शन लेगी। उसके बिना, उससे कम में इस बार जो है न तो लोग संतुष्ट होने वाले हैं, न तो इस समस्या के हल की दिशा में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी घटना सुनिए, वो और ज़्यादा खतरनाक मुझे लगती है। दुश्मन दुश्मनी करेगा ये बात तो समझ में आती है, लेकिन घर के अंदर जो दोस्त बनकर रह रहे हैं वो दुश्मनी करें, ये आश्चर्यजनक है। हालांकि आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है पिछले बहुत से सालों से
उसको देखते हुए नहीं होना चाहिए, फिर भी समय होता है हर चीज़ का। इस घटना के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने 2019 में जो पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसका सबूत मांगा। कहा मैं तो आज तक मांग रहा हूं सबूत, कहां बम गिरा, कौन मरा, आज तक नहीं बताया। कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता नहीं चला कि वहां पाकिस्तान में कौन मरा। तो पाकिस्तान आपको आके बताएगा कि कौन मरा कौन नहीं मरा। सवाल यह है कि जिस बात को पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया मानती है उसको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मानती है? कांग्रेस पार्टी ने उस घटना के समय भी, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सवाल उठाया था, और राहुल गांधी तो यहां तक चले गए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली की संज्ञा दी थी, और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और 6 साल बाद ऐसे समय में जब इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है और दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रमाण मांग रहे हैं कि क्या हुआ बालाकोट में, कौन सी स्ट्राइक की थी आपने, और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमारे देश में बम गिरेगा हमको पता नहीं चलेगा। यानी वो किसकी ओर से बोल रहे हैं? पाकिस्तानियों की ओर से। भारत में तो बम गिरा नहीं, बम तो पाकिस्तान में गिरा था। मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बम गिरा वो पाकिस्तानियों को पता नहीं चला। तो भाई आप किसकी तरफ हैं? अब आप इन दोनों घटनाओं के पीछे की समानता देखिए। आतंकवादियों ने जो सर्वाइवर्स हैं उनसे जो कहा, जिन लोगों की हत्या की उनके परिजनों से जो कहा कि जाकर मोदी को बता देना, सीधे मोदी की छवि पर हमला। कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा वो सीधे मोदी की छवि पर हमला, कि ये जो आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं ये गलत है, झूठ है। इसका तो कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को और कांग्रेस को प्रमाण नहीं दिया गया, उनको उस जगह के दौरे पर नहीं ले जाया गया। तो वो दौरे पर तो पाकिस्तानी ले जा सकते थे, भारत तो लेकर जाता नहीं। और इसके बारे में, दोनों स्ट्राइक्स के बारे में हमारी फौज ने ब्रीफिंग की। यानी आप फौज की नीयत और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। तो दोनों का नैरेटिव, ऐसा इत्तेफाक कैसे हो गया है कि दोनों का नैरेटिव एक हो गया है? पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए उनका और कांग्रेस पार्टी का, इन दोनों में ये समानता क्यों दिखाई दे रही है? हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो, लेकिन इस बात से पूरी तरह से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के नेता यहाँ बयान देते हैं और वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरान और उनका जो मीडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय जगत को दिखाता है, देखिए ये प्रमाण है, भारत के ही नेता ये बात बोल रहे हैं। इसमें कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं किसी का तार जुड़ा हुआ है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने जैसे ही जवाबी हमला हुआ तुरंत अपने बयान से पलटे और कहा कि मैंने सबूत नहीं मांगा। तो आजकल तो वीडियो पर सब दिखाई देता है, वीडियो है उनका सवाल उठाते हुए, सवाल पूछते हुए। और कांग्रेस के नेताओं के वीडियो तो 2019 से हैं, आज से नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की कि देश जब ऐसे समय में है, युद्ध की कगार पर है, तब आप भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देशद्रोह क्यों न माना जाए? संकट के समय में ऐसी बात बोलना जो दुश्मन को फायदा पहुंचाए, जो दुश्मन के लिए लाभकारी हो, वो देश विरोधी उसको क्यों नहीं माना जाए? और चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बोला सबने सुना और वीडियो उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, कोई भी जाकर देख सकता है।
और जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये तो उल्टा पड़ रहा है, तो चन्नी से कहा गया कि बयान पलट दो अपना। तो चन्नी ने तुरंत बयान पलट दिया आज्ञाकारी सेवक की तरह, कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो आज सोशल मीडिया और ये जो विजुअल मीडिया है, उसके ज़माने में बयान से पलटना मुश्किल नहीं है, असंभव है। आप जो बोलते हैं वो आपको बोलते हुए लोग देखते और सुनते हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया, जो कहा, वो पूरे देश ने सुना और देखा। ये भारत देश के स्वाभिमान और हमारी फौजों की क्षमता पर सवाल उठाने जैसा है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगना सेना पर और वायुसेना पर सवाल उठाने जैसा है। जैसा नहीं, ये वही है कि आप कह रहे हैं कि जो सेना दावा कर रही है, जो वायुसेना दावा कर रही है, वो सही नहीं है। राजनीतिक लोगों के दावे पर सवाल उठाएं फिर भी एक बार समझ में आता है, लेकिन क्या अब ऐसा समय आ गया है कि राजनीति के लिए हम अपनी फौजों पर भी सवाल उठाएंगे? तो जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर और जो सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान में, दोनों में फ़र्क क्या है? आप तय कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।